जरा सोचिए, अदालत का विशाल हॉल भीड़ से भरा है। हर चेहरा किसी न किसी फैसले का इंतजार कर रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और पुलिस एक दुबले पतले कांपते हुए लड़के को अंदर लाती है। उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन आंखों में ऐसा डर है जैसे जिंदगी उससे सब कुछ छीन चुकी हो। उस पर चोरी का आरोप है। लोग फुसफुसा रहे हैं, ये तो पक्का चोर होगा। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक महिला उठती है। उम्र कम, मगर चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। वह कहती है, ये बच्चा गुनहगार नहीं है, यह हालात का शिकार है। और उसी क्षण एक ऐसा रिश्ता जन्म लेता है जिसे समाज ने कभी समझा नहीं और जिसने समाज की सोच को चुनौती दी। ये कहानी सिर्फ एक वकील और एक लड़के की नहीं है। ये कहानी है उन जिद्दी कदमों की जो तानों, अफवाहों और कानून की दीवारों से टकराकर भी पीछे नहीं हटे। यह कहानी है उस अपनापन की जो खून से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। और यह कहानी है उस जीत की जिसने साबित किया कि सच चाहे कितना भी दब जाए, उसकी रोशनी एक दिन पूरी दुनिया को दिखती है। सुबह की धूप अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि अदालत का विशाल बरामदा वकीलों की काली कोट और मोटी फाइलों की आवाजों से भर चुका था। सीढ़ियों पर बैठे मुवक्किल हाथों में कागज थामे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। किसी की आंखों में डर था, किसी में उम्मीद। लेकिन उन सबके बीच एक लड़की थी जिसकी चाल, चेहरा और आंखों में एक अजीब सी जिद झलक रही थी। यह थी संध्या मिश्रा। उम्र मात्र 27 साल, लेकिन चेहरे की गंभीरता और आवाज के आत्मविश्वास में किसी 50 साल के अनुभवी वकील जैसी ताकत थी। संध्या का बचपन आसान नहीं था। माँ बाप का साया बहुत जल्दी उठ गया था। चाचा चाची के घर पली बढ़ी, लेकिन वहां भी उसे बोझ समझा गया। पढ़ाई में तेज थी, लेकिन घर के तानों ने उसके आत्मविश्वास को बार बार तोड़ा। लड़कियां वकील नहीं बनती। वकील का काम झगड़ा करना है, औरतों का काम घर संभालना है। ये सुन सुनकर उसका खून खौल उठता था। जब रिश्तेदार उसे बार बार समझाते कि शादी कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, तो वह चुपचाप रात को अपनी किताबें खोल लेती और खुद से वादा करती, मैं वकील बनकर दिखाऊंगी, मैं किसी और की तरह हार मानने वालों में से नहीं हूं। इसी जिद ने उसे यहां तक पहुंचाया था। अब वह जिला अदालत में एक जाना पहचाना नाम बनने लगी थी। उसके केस जीतने का तरीका सीधा था, झूठ से समझौता नहीं। चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, संध्या की दलीलें हमेशा सच की तरफ होती थीं। उस दिन भी भीड़ के बीच अचानक से हलचल मच गई। एक 14 साल का दुबला पतला लड़का पुलिस वालों के बीच घिरा हुआ अंदर लाया गया। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। आंखों में आंसू थे, जैसे अभी फूट पड़ेंगे। उसका नाम था अरुण। उस पर आरोप था कि उसने पास की किराने की दुकान से कुछ पैकेट बिस्कुट और टूथपेस्ट चुराए हैं। भीड़ कानाफूसी करने लगी, आजकल के लड़के बिगड़ गए हैं। देखो जरा, चोरी करके भी ऐसे रो रहा है जैसे दूध का धुला हो। गरीब घर का है, यही करेंगे, काम करने की जगह चोरी। पुलिस वालों के ताने और भी कड़वे थे। साहब, यही है चोर, रंगे हाथ पकड़ा गया। मालिक का कहना है दुकान से ये चीजें गायब थीं और यह लड़का आसपास घूम रहा था। अरुण के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बार बार नीचे झुक जा रही थीं, जैसे वह खुद को ही गुनहगार मान रहा हो। लेकिन उस भीड़ में एक शख्स था जिसने इस बच्चे की आंखों को अलग तरह से देखा। संध्या मिश्रा। उसे लगा, यह बच्चा चोर नहीं हो सकता। आंखों में डर था, लेकिन चोरी करने वाले की आंखों में आम तौर पर जो चतुराई होती है, वो यहां नहीं थी। यहां तो सिर्फ घबराहट और अकेलापन था। जज ने केस की सुनवाई शुरू की। दुकानदार खड़ा हुआ और बोला, मान्यवर, यही लड़का है जिसने मेरे शेल्फ से सामान चुराया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब पकड़ा गया तो डर के मारे भागने लगा। अरुण ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जज तक पहुंच ही नहीं पाई। संध्या को यह सब असहनीय लगा। उसने खड़े होकर कहा, मान्यवर, मैं इस केस की पैरवी करना चाहती हूं। कोर्ट में हलचल मच गई। ये कौन है? मुफ्त में पैरवी कर रही है? इस लड़के के लिए क्यों खड़ी हो रही है? जज ने संध्या से पूछा, क्या आप डिफेंस की तरफ से पेश होना चाहती हैं? संध्या ने आत्मविश्वास से कहा, जी मान्यवर, मुझे पूरा विश्वास है कि यह बच्चा बेगुनाह है।
मैं इसको साबित करना चाहती हूं। सुनवाई शुरू हुई। संध्या ने दुकानदार से सवाल किए। आपने कहा कि आपने इसे अपनी आंखों से चोरी करते देखा। दुकान में सीसीटीवी कैमरा है? दुकानदार हकलाने लगा। वो हाँ है, लेकिन उस दिन बंद था। बंद था या आपने जानबूझकर चालू नहीं किया? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। संध्या ने आगे पूछा, आपकी दुकान में और भी लोग आते होंगे? क्या आपने यह देखा कि उस समय और कोई ग्राहक दुकान में था? दुकानदार चुप हो गया। संध्या ने धीरे से अरुण की तरफ देखा और कहा, बेटा, सच सच बताओ, उस दिन दुकान पर क्यों गए थे? अरुण ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैडम, मेरी मां बीमार हैं। डॉक्टर ने दवाई लिखी थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा दुकानदार से उधार मांग लूंगा। मैं दुकान पर गया था, लेकिन उसने मुझे डांटकर भगा दिया। मैं बस बाहर खड़ा था। मैंने कुछ नहीं लिया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। संध्या ने दस्तावेज दिखाए। वह पहले ही पुलिस स्टेशन में जाकर इस बच्चे की पृष्ठभूमि पता कर चुकी थी। उसका पिता बहुत पहले छोड़कर चला गया था। मां कपड़े सिलाई करके घर चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। संध्या ने अदालत को संबोधित करते हुए कहा, मान्यवर, यह कोई चोर नहीं है। यह वो बच्चा है जो हालात से हार गया है। इस पर चोरी का आरोप लगाना एक निर्दोष आत्मा को अपराधी बनाना है। हमें सोचना चाहिए, क्या ऐसे बच्चों को जेल में डालना समाधान है या उन्हें शिक्षा और सहारा देना? जज ने गहरी नजर से अरुण को देखा। बच्चा सिर झुकाए रो रहा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जज ने फैसला सुनाया। पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत इस बच्चे को निर्दोष घोषित करती है। अरुण को तुरंत रिहा किया जाए। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग अब भी बड़बड़ा रहे थे, आज बच गया, कल फिर चोरी करेगा। लेकिन कुछ लोग संध्या की हिम्मत की तारीफ भी कर रहे थे। अरुण की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं, बल्कि राहत थी। संध्या उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, डरो मत, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। वहीं से दोनों की कहानी की नींव रखी गई। एक वकील और एक मासूम बच्चा जो समाज की कठोरता में घिरा हुआ था। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की भीनी भीनी महक घुली हुई थी। अदालत से लौटने के बाद भी संध्या मिश्रा के मन में अरुण की तस्वीर बार बार घूम रही थी। वो दुबला पतला लड़का, कांपते हाथ, आंखों में बेबसी, और फिर फैसले के बाद उसके आंसुओं में छलकती राहत, सब कुछ जैसे उसकी आत्मा में उतर गया था। अदालत में उसने तो अरुण को बेगुनाह साबित कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। बाहर लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, ये औरत जरूर पागल है, घर के झंझट छोड़कर एक अनजान लड़के की वकालत में कूद पड़ी। लेकिन संध्या को परवाह नहीं थी। उसके भीतर कहीं गहराई में यह निर्णय पक्का हो चुका था कि वह अरुण को यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। उस शाम वह अरुण को लेकर सीधे उसके घर पहुंची। घर क्या था? शहर के सबसे गंदे मोहल्ले में टीन की चादरों से ढकी झुग्गी, चारों ओर गड्ढों में भरा बरसाती पानी और अंदर एक पुरानी चारपाई पर बीमार पड़ी उसकी मां। अरुण जैसे ही मां के पास पहुंचा, उसकी मां ने कमजोर हाथ से बेटे का चेहरा सहलाया और रो पड़ी। संध्या ने उस दृश्य को देखा तो उसके गले में शब्द अटक गए। अरुण की मां ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, आपने मेरे बेटे को बचा लिया, वरना ये पुलिस वाले तो इसे चोर बनाकर ही छोड़ते। हम आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। संध्या ने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन अब सवाल यह है कि इस बच्चे की जिंदगी आगे कैसे कटेगी। अगर इसे सही माहौल नहीं मिला तो समाज इसे वाकई चोर बना देगा। मैं चाहती हूं कि अरुण मेरे पास रहे। मैं उसकी पढ़ाई लिखाई और हर जिम्मेदारी लूंगी। ये सुनते ही अरुण की मां की आंखें फैल गईं। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैडम, आप देवता हैं। मेरे बाद अरुण का कोई सहारा नहीं है। अगर आप सच में इसे अपनाना चाहती हैं तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। बस इसे कभी अकेला मत छोड़ना। उस रात जब संध्या अरुण को लेकर अपने छोटे से फ्लैट में पहुंची तो मोहल्ले भर में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक जवान अविवाहित औरत अपने घर में एक किशोर लड़के को क्यों रख रही है, यह सवाल सबकी जुबान पर था। कुछ ने कहा, देखना, कल को यही लड़का मुसीबत बनेगा। कुछ ने हंसते हुए कहा,
अरे, जवान औरत है, लड़का रख भी लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। लेकिन संध्या ने यह सब अनसुना कर दिया। उसके लिए अब सिर्फ अरुण की जिंदगी मायने रखती थी। शुरुआत आसान नहीं थी। अरुण सहमा सहमा रहता, बिस्तर पर सिमट कर सोता, जैसे किसी भी पल उसे कोई डांट देगा या घर से निकाल देगा। संध्या ने उसे बार बार समझाया, यह तुम्हारा घर है अरुण, यहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उसने अरुण के लिए नए कपड़े लाकर दिए, स्कूल में दोबारा दाखिला करवाया और हर शाम उसे बैठाकर पढ़ाने लगी। धीरे धीरे अरुण का चेहरा बदलने लगा। जहां पहले सिर्फ डर और झिझक थी, वहां अब आत्मविश्वास की हल्की सी झलक आने लगी। स्कूल से लौटकर वह संध्या को पढ़ाई के बारे में बताता, छोटे छोटे सवाल पूछता और कभी कभी हंसने भी लगा। लेकिन बाहर का समाज उनके पीछे पड़ा हुआ था। पड़ोस ने ताने मारती, अरे मिश्रा जी, आप तो वकील हैं, लेकिन अपने घर में मर्द की कमी इतनी खल रही थी कि लड़का उठा लाई। देखना, ये सब अच्छा नहीं है, नाम खराब होगा। कभी कभी ये ताने संध्या के कानों में चुभते, लेकिन जब वह अरुण के मुस्कुराते चेहरे को देखती तो उसे लगता, अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो ये भीड़ इसे खा जाएगी, और अगर मैं साथ खड़ी रही तो शायद यह बच्चा कल को किसी और के लिए उम्मीद बनेगा। एक रात अरुण ने धीरे से पूछा, मैडम, क्या मैं आपको मां कह सकता हूं? संध्या चौंकी, कुछ पल खामोश रही, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, बस ये जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस पल अरुण की आंखों में जो चमक आई, वह संध्या कभी नहीं भूल सकी। दिन बीतते गए, अरुण पढ़ाई में अच्छा करने लगा। मोहल्ले के बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास से हैरान होने लगे। लेकिन समाज की निगाहें अब भी उन पर लगी हुई थीं। हर गली नुक्कड़ पर वही काना फूसियां, एक जवान औरत, एक किशोर लड़का। क्या रिश्ता है इनका? संध्या ने सबको अनदेखा कर दिया। उसके लिए अब यह रिश्ता सिर्फ मां बेटे का नहीं था, यह उसकी आत्मा की लड़ाई थी। अरुण के लिए उसने जो रास्ता चुना था वह कांटों से भरा हुआ था, लेकिन उसी राह पर वह डटी रही। यही था वो मोड़ जहां से संध्या और अरुण की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। एक अध्याय जिसमें प्यार, सुरक्षा और अपनापन था, लेकिन साथ ही समाज की बेरहम आंखें भी। बरसों का समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। अरुण अब 15-16 का हो चुका था। चेहरे पर मासूमियत बरकरार थी, लेकिन कद काठी लंबी हो गई थी, आंखों में चमक आ गई थी और आवाज में स्थिरता आने लगी थी। संध्या मिश्रा ने उसे सिर्फ घर ही नहीं दिया था, उसने उसे जीने की एक नई पहचान दी थी। लेकिन जितना अरुण बड़ा होता गया, उतना ही समाज की निगाहें और जहरीली बातें तेज होती गईं। स्कूल में अरुण को अक्सर तानों का सामना करना पड़ता। बच्चे उसे घेर कर कहते, तेरी मां तो वकील है, लेकिन सुना है उसने तुझे सड़क से उठाया है। अरे, ये कौन सा रिश्ता है? मां है या कुछ और? हंसी मजाक में कही गई ये बातें अरुण के दिल को चीर देती थीं। एक दिन स्कूल से लौटते समय अरुण बहुत चुप था। संध्या ने पूछा, क्या हुआ? अरुण ने पहली बार गुस्से और दुख से भरी आवाज में कहा, सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि आप मेरी मां नहीं हो, कहते हैं कि हमारा रिश्ता कुछ और है। मैडम, बताइए ना, मैं आपको मां क्यों नहीं कह सकता? क्या सचमुच आप मेरी मां नहीं हैं? संध्या ठिठक गई। यह सवाल उसने कभी खुद से भी नहीं पूछा था। वह उसे बेटे की तरह पाल रही थी। लेकिन अरुण अब छोटा बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ मासूमियत नहीं, बल्कि जिज्ञासा और भावनाओं की गहराई भी झलकने लगी थी। संध्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अरुण, रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कभी कभी आत्मा से भी रिश्ते जुड़ जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए वही हूं जो तुम मुझे मानते हो। अगर तुम मुझे मां कहना चाहते हो तो कह सकते हो। अरुण की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, लेकिन लोग मजाक उड़ाएंगे, कहते हैं कि मां बेटे का रिश्ता हमारे बीच नहीं है। उस रात संध्या देर तक छत पर बैठी रही। हवा तेज चल रही थी, लेकिन उसके विचार उससे भी तेज। वह सोच रही थी, मैंने अरुण को जिंदगी दी, पर क्या समाज हमें जीने देगा? क्या एक औरत और एक लड़के का रिश्ता हमेशा शक की नजरों से ही देखा जाएगा? क्यों किसी को यह समझ नहीं आता कि यह बच्चा मेरे लिए बेटे से बढ़कर है और मैं उसके लिए आसरा हूं?
दिन पर दिन मोहल्ले की बातें जहरीली होती जा रही थीं। लोग पीठ पीछे नहीं, अब सीधे ताने मारने लगे थे। देखा, बड़ा हो गया लड़का, अब देखना ये रिश्ता कहाँ जाएगा। औरत जवान है, लड़का जवान हो रहा है, दोनों अकेले रहते हैं, अच्छा नहीं है। ये बातें अरुण भी सुन लेता। कभी कभी उसका चेहरा सुर्ख हो जाता, कभी वह कमरे में जाकर घंटों चुपचाप बैठा रहता। संध्या जानती थी कि ये सब उसकी मासूम आत्मा को तोड़ रहा है, लेकिन वह बेबस थी। एक शाम अरुण उसके पास आया और बोला, मैडम, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं काम करूंगा। लोग कहते हैं कि मैं आपके घर पर बोझ हूं। संध्या ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। ऐसी बातें कभी मत कहना। तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा हो। अगर तुम हार मानोगे तो उन लोगों की जीत होगी जो हमेशा हमें तोड़ना चाहते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। धीरे धीरे अरुण और संध्या का रिश्ता और गहरा होता गया। यह रिश्ता परिभाषाओं से परे था। कभी अरुण सचमुच बच्चे की तरह उसके सीने से लगकर रोता, तो कभी वह इतना समझदार बन जाता कि संध्या के थके हुए चेहरे को देखकर उसे पानी पिलाता, हौसला देता। लेकिन बाहर का दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। अब मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग भी बीच में पड़ने लगे थे। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने साफ शब्दों में कहा, मिश्रा जी, ये ठीक नहीं है। आप एक जवान औरत हैं और घर में जवान लड़के को रख रही हैं। कल को बदनामी होगी तो कौन जवाब देगा। संध्या ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, जिस दिन सच को समझने की नजर आ जाएगी, उस दिन ये बदनामी नहीं, मिसाल बनेगी। उस रात अरुण ने फिर धीरे से पूछा, मैडम, अगर समाज हमें मां बेटे के रूप में नहीं मानता तो क्या होगा। संध्या ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, तो हम उन्हें दिखाएंगे कि सच्चाई झूठ से बड़ी होती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर उसमें प्यार और अपनापन है तो दुनिया की ताकतें भी उसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन भीतर से संध्या भी दुविधा में थी। वह देख रही थी कि अरुण की मासूम निगाहें अब बदल रही थीं। उनमें संवेदनशीलता थी, लेकिन साथ ही एक अनकही चाह भी। वह डरती थी कि कहीं समाज की बातें सच साबित न हो जाएं। कहीं अरुण सचमुच अपने भीतर ऐसे भाव न पाल ले जो रिश्ते की परिभाषा बदल दें। रात गहरी होती जा रही थी और उसके साथ गहरे हो रहे थे संध्या के विचार। एक तरफ वह अरुण के लिए मां थी, दूसरी तरफ समाज उसे इस नजर से देखने को तैयार ही नहीं था। यही वह मोड़ था जहां से उनके रिश्ते की परछाइयां बदलने लगीं। भावनाएं धीरे धीरे शब्दों से बड़ी हो रही थीं और समाज का दबाव उनकी सांसों तक को बोझिल बना रहा था। बाहर का मौसम था, लेकिन अरुण के भीतर पिछले कई दिनों से सर्दियों का सन्नाटा पसरा हुआ था। स्कूल के मैदान में उस दिन खेलकूद की प्रतियोगिता थी। अरुण ने दौड़ में नाम नहीं दिया, फिर भी कुछ लड़के उसके पीछे पीछे मैदान के कोने तक आए। तानों की पुरानी फहरिस्त फिर खुल गई। मिश्रा जी के घर का दत्तक, मां बेटे की परिभाषा बदलने वाले, हीरो बनेंगे। पहले अरुण रोज की तरह चुप रहा, फिर एक लड़के ने उसके बैग को लात मार दी। किताबें मिट्टी में फैल गईं। किसी ने कसकर कंधे पर धक्का दिया। कोई हंसा, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। कंटेंट मिल गया। उस एक क्षण में अरुण के भीतर जमा हुआ सारा अपमान भभक उठा। उसने बैग उठाया नहीं, वह पीछे नहीं हटा। उसने बस इतना कहा, ये सब बंद करो। उसकी आवाज पहली बार इतनी ठंडी थी कि सामने वाला लड़का 2 पल को रुक गया, फिर हंसी उगलते हुए बोला, करेगा क्या। उसके अगले ही क्षण भीड़ ने फिर शोर मचा दिया। किसी ने धक्का जोर से दिया। अरुण लड़खड़ाया और चेहरे पर खरोंच आ गई। मैदान के छोर पर खेल टीचर खड़े थे, देख रहे थे, पर जैसे देख नहीं रहे। दोपहर में प्रिंसिपल के कमरे में बुलाया गया। मेज पर वही फोन रखा था जिसमें वीडियो चल रहा था। अधूरी क्लिप जिसमें बस धक्का मुक्की दिख रही थी, शुरुआत का उकसावा नहीं। प्रिंसिपल ने थकान भरी आवाज में कहा, अरुण, तुम्हें समझना होगा कि माहौल शांत रखना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। तुम जवाब क्यों देते हो? तुम जानते हो ना तुम्हारे बारे में बाहर क्या क्या बातें होती हैं। अरुण ने पहली बार बिना झुके कहा, सर, अगर मेरे बारे में बातें होती हैं तो वो मैंने नहीं शुरू की। मैं पढ़ने आता हूं। रोज रोज की यह बेइज्जती कब तक? तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है। प्रिंसिपल ने बयान जैसा वाक्य बोल दिया। और अभी के लिए 1 हफ्ते का सस्पेंशन।
घर वालों को बुलाओ। शाम तक खबर उड़कर मोहल्ले में आ पहुंची। स्कूल से निकाला गया है। आधी अधूरी बातों को लोग पूरा बना लेते हैं। अरुण वापस आया तो उसका चेहरा पत्थर सा था। संध्या ने उसके माथे की खरोंच देखी। कॉटन, बेटाडीन, पानी, सब कुछ उसने बिना बोले किया, जैसे दर्द का इलाज करने से पहले उसे समझना जरूरी हो। जब पट्टी बांध दी गई, तभी अरुण ने धीरे से कहा, अगर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने साफ नहीं हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। संध्या ने कुर्सी खिसकाकर उसे अपने पास बिठाया। देखो, तुम हफ्तों से टूट रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन इस वाक्य में जो अंधेरा है उसे भी मैं सुन रही हूं। ऐसी बातें दोबारा नहीं कहोगे। जो करना है सोच समझकर, जिए हुए दिमाग से करेंगे। अरुण की आंखें भर आईं। मैं अब बच्चा नहीं रहा दीदी। मैडम, जो भी मैं आपको कहूं, दुनिया मुझे वैसे नहीं देखने दे रही। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। मैं पढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, पर हर जगह एक दीवार है। उस दीवार पर लिखा है, यह रिश्ता क्या है। मैं अब इस सवाल के साथ हर सुबह नहीं जगा सकता। या तो आप मुझे दुनिया के सामने अपनाइए या मुझे छोड़ दीजिए। बीच में नहीं रह सकता। दुनिया के सामने अपनाना, ये चार शब्द संध्या के भीतर कहीं गहरे गूंजे। उसने अरुण के बालों पर हाथ फेरा, धीमे, बारीक, थाम लेने वाली छुअन, और कहा, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए इस शहर में नहीं हूं। मैं इसी शहर में इसलिए हूं कि जो सच है उसे सच कह सकूं। पर मुझे एक रात दो, बस एक रात। उस रात संध्या अपनी छत पर बैठी रही। हवा में धूल थी, लेकिन भीतर की धुंध ज्यादा घनी थी। कानून कहता है अभी नहीं, समाज कहता है कभी नहीं, और दिल दिल कहता है अब, अभी, यहीं। उसने मोबाइल उठाया, राधा को कॉल लगाया। राधा, वो दोस्त जो कॉलेज के दिनों से उसकी रीढ़ रही थी, चुपचाप सब सुनती रही। फिर बोली, तुम्हें पता है ना, बच्चा 18 का नहीं है। शादी कानूनी तौर पर। मुझे पता है, संध्या ने बीच में रोके बिना कहा, और मुझे यह भी पता है कि अभी जो हो रहा है वो किसी भी कानून के इरादे में नहीं था। कानून बच्चों को बचाने के लिए है, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं। यहां एक बच्चा रोज टूट रहा है। राधा कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम यह रास्ता चुनती हो तो ये सिर्फ 7 फेरे नहीं होंगे, ये 7 लड़ाइयां होंगी, हर फेरे के बाद एक। तैयार हो? मैं तैयार हूं, संध्या ने कहा, पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। भोर के पहले पहर शहर के पुराने किनारे पर एक छोटा सा मंदिर है। न कोई बड़ा आंगन, न सजे हुए मंडप, बस एक साफ फर्श, पीले फूलों की डलियां और पीठ टिकाने के लिए पत्थर की दीवार। राधा वहीं इंतजार कर रही थी। पुजारी, जिसे राधा जानती थी, नींद से उठे चेहरे के साथ आया। जल्दी क्यों बुलाया? राधा ने बस इतना कहा, किसी को बचाने के लिए। अरुण और संध्या पहुंचे। शहर अभी सो रहा था। गली के कुत्ते भी उनींदे थे, और सुबह की हल्की नीली रोशनी में मंदिर का सफेद चूना ठंडा चमक रहा था। संध्या ने साधारण सूती साड़ी पहनी थी, वहीं जो वो अक्सर कोर्ट में घर लौटने पर बदल लेती थी। अरुण ने साफ शर्ट और पैंट पहनी, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। फर्श पर मंत्रों की धीमी गूंज में एक छोटा सा मंडल बना। राधा ने चुपचाप दोनों के सामने चावल और रोली रख दी। पुजारी ने पूछा, सब समझ कर आए हैं? संध्या ने सिर हिलाया, हां, हम 2 लोग नहीं, एक जिम्मेदारी बनकर आए हैं। जो भी होगा सच के साथ होगा। 7 फेरे, 7 छोटे छोटे वाक्य, 7 संकल्प। पहला फेरा, रोजी रोटी और सम्मान। दूसरा, स्वास्थ्य और सुरक्षित मन। तीसरा, पढ़ाई और उज्ज्वल राह। चौथा, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा। पांचवां, सत्य के लिए खड़े रहना। छठा, समाज के डर से बड़ा होना। सातवां, वचन, कभी हाथ न छोड़ना। कोई शहनाई नहीं थी, पर मंत्रों की लय में एक खामोश संगीत बज रहा था, वह जिसके सुर बाहर का शोर नहीं सुन पाता। पुजारी ने संध्या की ओर देखा। सिंदूर? राधा ने थमा दिया। उस एक क्षण में संध्या ने अरुण की आंखों में झांका, उसी बच्चे की आंखें जिसे उसने अदालत में पहली बार देखा था, रोशन, डरी हुई, फिर भरोसे से भरी। उसने सिंदूर उठाया, हाथ कांपे नहीं। ये किसी नियम से विद्रोह नहीं था, ये बेबसी पर लगाई गई मरहम थी। मंगलसूत्र की जगह संध्या ने अपनी पतली सी चेन उतारकर अरुण की हथेली पर रख दी। ये कोई चिन्ह नहीं, एक याद रहेगी। जब भी टूटने लगे,
इसे छूकर याद करना कि हम टूटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए हैं। अरुण की आवाज धीमी थी। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैं वही बनूंगा जो आपने मुझसे वादा करवाया था, सीधा, मजबूत और किसी से न डरने वाला। पर आज आज पहली बार सांस आई है। विधि पूरी हुई। 4 लोग, पुजारी, राधा, संध्या, अरुण और बाहर एक धुंध हल्का। जाते जाते राधा ने एक पुरानी रजिस्टर की पन्नी पर गवाह के तौर पर नाम लिख दिया। कानूनों की भाषा में इसके मायने कुछ नहीं थे, पर उन चारों के बीच यह भरोसे की एक धड़कन थी। मंदिर के बाहर निकलते समय सामने वाली चाय की खोली का लड़का नींद में अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकला। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। अरे, मिश्रा मैडम! उसने अपने फोन की स्क्रीन उठाई और फोटो खींच ली। नींद और जिज्ञासा का मिला जुला फ्लैश। किसी ने रोकना चाहा, पर रोकने से पहले ही वह फोटो किसी व्हाट्सएप स्टेटस पर जा चुकी थी। सुबह सुबह मंदिर में बड़ी खबर। दोपहर तक मोहल्ले में एक अजीब सी गंध फैल गई। अफवाह की। कोई कहता गुपचुप शादी कर ली, कोई कहता वो लड़का तो अभी। वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया जाता, ताकि जो सुन रहा है वह अपनी कल्पना से उसे और जहरीला बना दे। शाम तक एक लोकल पोर्टल पर धुंधली सी तस्वीर के साथ हेडलाइन उठी, महिला वकील और किशोर मंदिर में गुप्त फेरे। रात को दरवाजे पर थाप हुई। राधा थी, हाथ में कुछ कागज, आंखों में संजीदगी। तूने जो किया है वह आसान नहीं होगा। कल से सवाल होंगे, कानून, नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था। कोई तुझे ही औरत होने का ताना देगा, किसी को उसकी उम्र दिखेगी, उसकी चोट नहीं। मैं तेरे साथ हूं, पर अब हर बात सोचकर बोलना। संध्या ने दरवाजा बंद किया, भीतर आई और अरुण की तरफ देखा। वह खिड़की के पास खड़ा था, जैसे बाहर के शोर को आंख से माप रहा हो। डरे? संध्या ने पूछा। अरुण ने धीमे से सिर हिलाया। हां, पर डर में भी एक अजीब सी शांति है। आपके साथ हूं। अगर लड़ना है तो अब खुलकर, अगर पढ़ना है तो सिर ऊंचा रखकर। संध्या उसके पास गई। कल स्कूल चलेंगे। सस्पेंशन का जवाब तर्क से देंगे, ताने का जवाब काम से। और जो कानून का प्रश्न है उसे कानून के सामने रखेंगे। हम भागेंगे नहीं। उस रात पहली बार दोनों ने लंबी नींद नहीं सोई, पर जागे भी नहीं। जैसे कोई नई दिशा भीतर ही भीतर तय हो चली हो। बाहर शहर अपनी आदत के मुताबिक हर मिनट नई खबर गढ़ रहा था। भीतर 2 लोग यह तय कर रहे थे कि खबरों की दुनिया में जीना है, लिखावट बनकर नहीं, सच बनकर। सुबह अखबार आया। पहले पन्ने पर नहीं, पर शहर पन्ने के कोने में एक नोट। जिला अदालत की युवा वकील पर सवाल, नैतिकता या विद्रोह। नीचे एक धुंधली फोटो, वही मंदिर का दरवाजा। फोन बजने लगे। किसी ने पूछा, किसी ने टोका, किसी ने धमकाया। बार काउंसिल का एक ईमेल भी आया। स्पष्टीकरण दें। संध्या ने फोन मेज पर रख दिया, गहरी सांस ली और कहा, चलो अब अदालत चलते हैं। अरुण ने बैग उठाया। खरोंच अब भी ताजा थी, पर चाल में अब झिझक नहीं, वजन था, जैसे वह समझ चुका हो। जब सवाल तुम्हारे नाम पर उठते हैं तो जवाब तुम्हारे काम से निकलते हैं। सीढ़ियां उतरते हुए संध्या ने एक पल के लिए हाथ थाम लिया। पहली बार, किसी डर से नहीं, किसी अधिकार से नहीं, बस उस भरोसे से जिसे दोनों ने सुबह सुबह 7 छोटे छोटे वचनों में बांधा था। गली के मोड़ पर लोग खड़े थे। किसी के माथे पर तिरछी हंसी, किसी के होंठों पर नैतिकता के उपदेश। वे दोनों बिना रुके आगे बढ़ गए। सामने वही शहर था, वही रास्ते, वही इमारतें। पर आज से एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी, और शायद पहली बार इस शहर को यह समझने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि रिश्तों का सच भी अदालत में दलील बन सकता है, और दलील अगर सच की तरफ हो तो सबसे सख्त नजरें भी झुक सकती हैं। अदालत का बरामदा हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन इस बार वहां खड़े लोगों की निगाहें अलग ही किस्म की थीं। हर कोई कानाफूसी कर रहा था, कोई अखबार की कतरन लहराता, कोई मोबाइल में वायरल तस्वीर दिखाता। संध्या मिश्रा और अरुण अब सिर्फ वकील और उसका सहारा लिया हुआ लड़का नहीं रहे थे। वे पूरे शहर की बहस का मुद्दा बन चुके थे। सुबह सुबह ही बार काउंसिल का नोटिस आ चुका था, जिसमें लिखा था कि अधिवक्ता समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले उनके निजी फैसलों पर स्पष्टीकरण दें। संध्या ने कागज को बिना किसी हड़बड़ी के अपनी फाइल में रखा और चुपचाप अरुण की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ था,
मगर उस डर के पीछे एक ऐसी दृढ़ता भी थी जो कह रही थी कि वह पीछे नहीं हटेगा। जज की कुर्सी के सामने जब मामला पेश हुआ तो पूरे हॉल में खामोशी छा गई। दर्शक दीर्घा में बैठे वकील आपस में फुसफुसा रहे थे कि देखना अब यह महिला अपने ही फैसले का कैसे बचाव करेगी। जज ने सख्त स्वर में सवाल किया कि क्या यह सच है कि उन्होंने एक नाबालिग लड़के के साथ विवाह जैसा संबंध बना लिया है। संध्या ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा कि उनका इरादा कभी भी किसी कानून को तोड़ने का नहीं था। यह रिश्ता मजबूरी से पैदा नहीं हुआ बल्कि परिस्थितियों की क्रूरता ने इसे जन्म दिया। जब अरुण अकेला था, समाज ने उसे छोड़ दिया था, तब उन्होंने उसे सहारा दिया, और जब वह रोज अपमान के बोझ तले टूट रहा था, तब उन्होंने उसका आत्मसम्मान बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यदि इस कारण से उनकी वकालत पर प्रश्न उठते हैं तो वे उन प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अरुण को अकेला छोड़ना उनके लिए संभव नहीं। जज ने अरुण की ओर देखा और पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। अरुण ने कांपती आवाज में कहा कि लोग उसे अनाथ कहते थे, ताने मारते थे, लेकिन संध्या मैडम ने उसे मां की तरह पाला। अगर आज वह जी रहा है, पढ़ रहा है, सपने देख पा रहा है, तो केवल उन्हीं की वजह से। उसने कहा कि अगर समाज को उनका रिश्ता समझ नहीं आता तो यह समाज की कमी है, उसकी नहीं। वह संध्या के साथ है और हमेशा रहेगा। अदालत में एक पल को सन्नाटा छा गया और फिर कानाफूसी शुरू हो गई। बाहर निकले तो मीडिया का सैलाब था। माइक उनकी ओर बढ़े, कैमरों की फ्लैश चमक उठी। सवाल हवा में तीर की तरह छोड़े गए। क्या आपने कानून तोड़ा? क्या अरुण पर दबाव डाला गया? क्या आप समाज को चुनौती दे रही हैं? संध्या ने बिना आवाज ऊंची किए सिर्फ इतना कहा कि हर रिश्ता कानून की किताबों से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कानून का असली मकसद इंसानियत की रक्षा करना है, उसे कुचलना नहीं। रात होते होते टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। एक तरफ महिला संगठन कह रहे थे कि अगर एक औरत ने किसी बच्चे की परवरिश की है तो इसमें गलत क्या है। दूसरी तरफ बाल संरक्षण संस्थान और सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे थे कि यह स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है और यह खतरनाक उदाहरण बन सकता है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें घूम रही थीं, हैशटैग चल रहे थे, हर कोई अपनी राय दे रहा था। इस बीच अरुण पर सीधा असर पड़ रहा था। अगले ही दिन स्कूल ने उसे बुलाकर कहा कि उसकी पढ़ाई में कोई समस्या नहीं, लेकिन स्कूल की प्रतिष्ठा दांव पर है। माता पिता शिकायत कर रहे हैं कि उनके बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। मजबूरी में उन्हें उसका नाम काटना पड़ेगा। यह सुनते ही अरुण की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह घर आया और संध्या से बोला कि शायद वह सचमुच बोझ है, अब कहीं भी उसके लिए जगह नहीं बची। संध्या का दिल कस गया। उसने बिना देर किए हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार छीना नहीं जा सकता। सुनवाई का दिन आया तो हाईकोर्ट के जज ने सख्त शब्दों में कहा कि किसी भी बच्चे को उसकी निजी परिस्थितियों या उसके संरक्षकों के फैसलों के आधार पर शिक्षा से वंचित करना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने आदेश दिया कि अरुण को तुरंत स्कूल में पुनः प्रवेश दिया जाए। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। कोर्ट से बाहर आते ही संध्या ने अरुण का हाथ थामा और धीरे से कहा कि देखा, सच कितना भी दबा दिया जाए लेकिन जीतता वही है। अरुण की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू हार के नहीं बल्कि आत्मसम्मान और राहत के थे। यह जीत सिर्फ एक बच्चा और एक औरत की नहीं थी। यह जीत उस सोच के खिलाफ थी जो रिश्तों को हमेशा शक की नजर से देखती है और बच्चों को अकेला छोड़ देती है। समाज की अदालत और कानून की अदालत दोनों के बीच उनका रिश्ता अब कसौटी पर था, और यह कसौटी ही आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। समय की नदी तेजी से बहती गई और देखते ही देखते अरुण 18 का हो गया। चेहरे की मासूमियत अब युवावस्था की दृढ़ता में बदल चुकी थी। पढ़ाई में वह सबसे आगे था, खेलकूद में भी उसने कई पुरस्कार जीते। संध्या के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। वह सोचती थी कि जिस बच्चे को समाज चोर और अनाथ कहकर ठुकरा रहा था, वही बच्चा अब शहर के सामने अपनी मेहनत और काबिलियत से मिसाल बन रहा है। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। समाज की नजरें अब भी उन पर थीं और कानून की अदालत में अभी अंतिम फैसला आना बाकी था। उस दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी।
मीडिया की भीड़, दर्शक दीर्घा में खड़े छात्र, महिला संगठन की प्रतिनिधियां और बाल संरक्षण संस्था के सदस्य, हर कोई मौजूद था। सबको इंतजार था कि जज क्या कहेंगे। जज ने जब अपनी गहरी आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया तो पूरा हॉल सांस थाम कर सुनने लगा। उन्होंने कहा कि यह सही है कि शादी के समय कानून का उल्लंघन हुआ था, लेकिन अदालत सिर्फ किताबों के पन्नों को नहीं देखती, अदालत परिस्थितियों और इंसानियत को भी देखती है। इस मामले में यह साफ है कि संध्या ने अरुण का शोषण नहीं किया, बल्कि उसे जीवन दिया। उसने उसे सहारा, शिक्षा और सम्मान दिया। इसलिए अदालत यह मानती है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह रिश्ता अब मान्य है और कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है। यह सुनते ही अदालत कक्ष में हलचल मच गई। कोई ताली बजा रहा था, कोई आपत्ति कर रहा था, कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे, लेकिन अरुण और संध्या सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में वर्षों का दर्द, संघर्ष और जीत एक साथ झलक रहा था। अदालत से बाहर निकलते समय मीडिया ने फिर उन्हें घेर लिया। इस बार संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी जीत सिर्फ उनकी नहीं है, हर उस बच्चे की है जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब वह और अरुण मिलकर उन बच्चों के लिए काम करेंगे जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। समाज का नजरिया भी धीरे धीरे बदलने लगा। जो लोग पहले ताने मारते थे, वही अब उनके पास आकर कहने लगे, आपने सचमुच हिम्मत दिखाई, आपने हमें सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और प्यार से बनते हैं। मोहल्ले की वही महिलाएं जो पहले कानाफूसियां करती थीं, अब संध्या के दरवाजे पर आकर अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए सलाह मांगतीं। अरुण ने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी अपनी मेहनत से नाम कमाया। लोग अब उसे अनाथ नहीं कहते थे, बल्कि मिसाल कहते थे। और संध्या, वह पहले जैसी ही वकील रही, सच्चाई और न्याय की लड़ाई लड़ने वाली। लेकिन अब उसके साथ अरुण भी खड़ा था, उसके जैसा ही वकील बनने का सपना लेकर। एक दिन एक सेमिनार में जब दोनों मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे, अरुण ने भीड़ की ओर देखकर कहा कि उसे कभी समझ नहीं आया कि समाज क्यों हमेशा खून के रिश्तों को ही असली मानता है। उसने कहा कि असली रिश्ता वह है जिसमें कोई बिना स्वार्थ के आपका हाथ थाम ले और कहे कि मैं हूं तुम्हारे साथ। लोगों की आंखें भर आईं। ताली की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। संध्या ने मंच पर ही अरुण का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, अब हमें किसी अदालत या समाज से मान्यता की जरूरत नहीं। अब हमारा रिश्ता उन बच्चों के लिए एक राह बनेगा जिन्हें सचमुच सहारे की तलाश है। दिन से उनकी कहानी सिर्फ एक औरत और एक लड़के की कहानी नहीं रही, वह मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि कानून ने चाहे देर से मान्यता दी हो, लेकिन इंसानियत ने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया था। और इस तरह वह रिश्ता जो अदालत में पहली बार संदेह की नजर से देखा गया था, अब समाज के लिए प्रेरणा बन गया। संध्या और अरुण की जिंदगी अब सिर्फ निजी जीवन नहीं रही, बल्कि उन तमाम कहानियों की ताकत बन गई जो कहीं दब कर रह जाती हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा अपनापन उम्र, कानून और समाज की सीमाओं से बड़ा होता है।